धन्यवाद सर। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ये 9वां दिन है। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम लोगों में एक ऐसी प्रेरणा और ऊर्जा का संचार किया कि हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन हम लोगों को प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है और उत्साह देता है। हम सब उनके अत्यंत आभारी हैं। इसी के साथ मैं महाविद्यालय के सभी विद्वान सहयोगी प्राध्यापकों एवं प्रिय छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कोई भी कार्यक्रम सबके सहयोग से ही संभव और सफल होता है। हमें सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। हम सबके, विशेषकर महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं के अत्यंत आभारी हैं कि वे सभी कार्यक्रमों से जुड़कर कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमें मुख्य 2 विषयों पर अपनी बात रखनी है। कोविड-19 से बचाव और महिला की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित प्रावधानों पर। सर्वप्रथम हम कोविड-19 से बचाव के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। कोविड-19 आज हम लोगों के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं बन जाती या नहीं आ जाती, हम लोगों को सावधान रहना है। 20 अक्टूबर 2020 को हम सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना नहीं। सत्य है कि रिकवरी रेट बढ़ा है और फैटेलिटी रेट कम हुआ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोरोना से सावधान न रहें। असावधानी हम सब के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम कोरोना से सावधान रहें। सावधानी बरतने के लिए मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली बात यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी परस्पर बनाए रखें, और दूसरी बात है कि हम बार-बार हाथ धोते रहें, और तीसरी बात, पब्लिक प्लेस पर हमेशा मास्क लगाए रखें। और अंत में 2 बातें और मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हम ऐसा भोजन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े। इसके लिए हमें अधिक से अधिक फलों और हरी सब्जियों का प्रयोग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम सुबह या प्रातः काल में एक्सरसाइज या योगा जरूर करें। एक्सरसाइज और योगा कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से आसानी से लड़ सकते हैं और उससे अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। अब हम आते हैं स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित प्रावधानों पर। आज मिशन शक्ति का ये 9वां दिन है। लगातार 8 दिनों से हम सब महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। महाविद्यालय के सभी विद्वान, मेरे सहयोगी प्राध्यापकों ने बड़ी गंभीर और सारगर्भित चर्चाएं की हैं, जिससे महाविद्यालय की सभी छात्राओं के साथ हम लोग भी अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। आज मुझे भी महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य द्वारा महिला की सुरक्षा और सम्मान से संदर्भित प्रावधानों की चर्चा करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुपालन में मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए इतने अधिक कानून बना दिए हैं कि वे आज पुरुषों से भी अधिक मजबूत हैं और सुरक्षित हैं। आज वो अबला नहीं, सबला है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करना चाहता हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अशोभनीय चित्र निषेध अधिनियम 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013,
कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 1994, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसे पोक्सो अधिनियम भी कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016। ये तो महत्वपूर्ण कानून या अधिनियम हैं। अब मैं उन सुरक्षा योजनाओं की चर्चा करना चाहता हूं जो सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही हैं। पहली है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, इसे आपकी सखी भी कहते हैं। ये 75 जिलों में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत हिंसा, अत्याचार, शोषण, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, छेड़छाड़, एसिड अटैक इत्यादि से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएं जैसे कि पुलिस कार्रवाई, चिकित्सीय सहायता, काउंसिलिंग परामर्श सेवा, कौशल विकास, अल्पावास गृह इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला तथा स्वाधार गृह, बाल संरक्षण सेवाएं, राजकीय बाल गृह, राजकीय संप्रेक्षण गृह, पाश्चात्यवर्ती देखरेख संगठन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस सहायता, 1098 चाइल्ड लाइन, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष आदि ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जानकर या देखकर अब ये नहीं लगता कि महिलाओं को अब किसी और कानून की जरूरत है। अब जरूरत क्या है? अब जरूरत है महिलाओं को जागरूक करने की, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। मिशन शक्ति उसी कार्य योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब जरूरत है समाज या पुरुष की मानसिकता को बदलने की। अब जरूरत है ऐसी परंपराओं और रूढ़ियों को बदलने की जो महिलाओं के सम्मान को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी प्रभावित कर रही है। यहाँ मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं बराबर देख रहा हूँ। हमारे संविधान का भाग 3 और भाग 4A कई दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य कुल 6 हैं और मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या अधिकारों से अधिक है। इसका अर्थ यही है कि हमें अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। 11 मूल कर्तव्यों में जो 5वां मूल कर्तव्य है उसका उल्लेख मैं आज यहाँ करना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to promote harmony and the spirit of common motherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध है। इस आर्टिकल की यह अंतिम पंक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, ऐसी परंपराओं का त्याग करे, ऐसी रूढ़ियों का त्याग करे जो महिला के सम्मान के विरुद्ध है। प्रश्न है, क्या हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हम सब आज कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से विचलित हैं। ऐसी अनेक प्रथाएं हैं जो आज भी समाज में चल रही हैं या व्याप्त हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। यहाँ मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मैं बराबर देखा करता हूँ। उदाहरण के लिए, आज भी स्त्री को पुरुष से कमजोर माना जाता है। आश्चर्य है, जिस पुरुष को स्त्री से अधिक शक्तिशाली और मजबूत माना जाता है, वो पुरुष स्त्री के शरीर से ही जन्म देता है।
और स्त्री ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, उसे मजबूत बनाती है, अपनी सारी सुख सुविधाओं को उसको बड़ा करने में त्याग देती है कि वो बड़ा होकर एक शक्तिशाली पुरुष बन सके। ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए कि स्त्री पुरुष से कमजोर होती है? सच तो यह है कि स्त्रियों की ताकत का केवल समाज ने केवल दबाया है, उन्हें ऐसी परंपराओं में जकड़ा है कि वे सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती हैं या सहन करने के लिए विवश हो जाती हैं। जिस दिन उन्होंने सहना छोड़ दिया उस दिन वे कुछ भी कर सकती हैं। पुरुष मानसिकता कहीं न कहीं आज भी समाज पर हावी है। पुरुष की स्त्रियों से अनेक अपेक्षाएं होती हैं कि वे उनकी सेवा करें, वे उनको खाना बनाकर खिलाएं, वे घर में रहें, घर के बाहर न निकलें। निश्चित रूप से ऐसी प्रथाएं नारियों की स्वतंत्रता में कहीं न कहीं बाधक होती है। अभी भी कहीं कहीं स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। केरल का सबरीमाला का मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्त्री अगर विधवा हो जाए तो उसके ऊपर अनेक बंधन लगा दिए जाते हैं, किंतु पुरुष अगर विधवा हो जाए तो उस पर कोई बंधन नहीं रह जाता। वारे समाज की मानसिकता, धन है समाज के बनाने वाले। बेटियों को पराया धन माना जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो कहीं न कहीं परिवार में बेटी के सम्मान पर चोट पहुंचाती है। क्या वो बेटा पराया नहीं होता जो बाप को मार देता है या माँ बाप को वृद्ध होने पर सेवा करने के बजाय वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है? ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कभी किसी बेटी ने अपने माँ बाप को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई हो। किसी की मृत्यु हो जाने पर शव के साथ स्त्रियां नहीं जा सकती। कहते हैं कि स्त्रियों का दिल कमजोर होता है, वे शव को जलते देख घबरा जाएंगी। वारे समाज की मानसिकता। लगता है समाज ने माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के संकाल को नहीं देखा है। उन्हें दुर्गा का रूप कहा जाता था, पूरा विश्व उनसे थर्राता था। इसी प्रकार विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं में बछेंद्री पाल जी, अरुणिमा सिन्हा जी का नाम हम सब लोगों ने सुना है। अरुणिमा सिन्हा के पास एक पैर नहीं था और दूसरे पैर में भी राड लगी थी, फिर भी वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। जब उससे पूछा गया कि आपके पास एक पैर नहीं है तो आपने कार्य कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैरों से नहीं, दिल और दिमाग से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कहने का अर्थ, किसी भी मनुष्य की कोई भी कमी या दिव्यांगता उसके लिए अभिशाप नहीं होती। वो जब चाहे तब उसे अपने दिल और दिमाग से वरदान में बदल सकता है। सब लोग कर रहे हैं। कमजोरी या दिव्यांगता हमारी सोच में होती है, शरीर में नहीं। इसी प्रकार खिलाड़ियों में पीटी उषा, मेरी कॉम, पीवी सिंधु, मिताली राज, राजनीति में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज जी, मायावती जी, किरण बेदी जी, अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाओं में सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों में 90% डॉक्टर महिलाएं हैं जो प्रतिदिन ऑपरेशन कर रही हैं। क्या इन सबका दिल कमजोर है? बिल्कुल नहीं। ये समाज की केवल गलत धारणा या मानसिकता है कि स्त्रियां पुरुषों से कमजोर होती हैं। वो किसी भी मायने में पुरुषों से कमजोर नहीं होती, उनसे अधिक ताकतवर होती हैं। ये प्रथा है कि मृत्यु के बाद शव को उसका बेटा ही मुखाग्नि देगा। सवाल यह है कि अगर बेटा न हो तो क्या उसे मुखाग्नि नहीं दी जाएगी? बेटियां मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती? क्या वे अपने माँ बाप की संतान नहीं होती? घर में बेटी के पैदा होते ही घर के सारे लोग दब जाते हैं। लगता है उन पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ गिरा है। और बेटे के पैदा होने पर पूरा घर खुशियों से नाच उठता है, मिठाइयां बंटने लगती हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और खुशियां मनाने के अनेक कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं। समाज में आज भी कोई ऐसा व्रत नहीं बनाया गया है जो लड़कियों के लिए रखा जाता हो। सारे व्रत पुरुष या पुत्र के लिए ही रखे जाते हैं। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं बालिकाओं के सम्मान पर बुरा असर
पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप या त्योहार हैं जो कहीं न कहीं स्त्रियों के सम्मान या प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाते हैं और उनको कमजोर बनाते हैं। जैसे एक त्योहार है रक्षाबंधन। बहनें भाइयों की कलाइयों में रक्षा क्यों बांधती हैं? क्या भाई ही उनकी रक्षा करेगा? क्या वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन परंपरा है, रूढ़ी है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, क्योंकि जब तक कोई पुरुष सुरक्षा नहीं करेगा वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। इस मान्यता को बदलना होगा। इसी प्रकार और भी अनेक धार्मिक कर्मकांड और त्योहार हैं जो कहीं न कहीं स्त्रियों के सम्मान को प्रभावित करते हैं। हम जब तक इन परंपराओं और रूढ़ियों से बाहर नहीं आएंगे, अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कोई कानून महिला को सुरक्षा और सम्मान पूरी तरह से नहीं दे सकता या नहीं दे पाएगा। इसलिए हम सबको या समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और महिलाओं को जागरूक होना होगा और ये समझना होगा कि वे भी इस समाज की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बिना किसी भी देश राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। सच तो यह है कि पुरुष स्त्री के बिना अस्तित्वहीन है, शक्ति विहीन है। स्त्री से ही पुरुष को माँ का प्यार मिलता है, बहन का प्यार मिलता है, पत्नी का प्यार मिलता है। ये सारे प्यार अगर पुरुष को न मिले तो पुरुष जिंदा रहकर भी 100 के समान या मरे हुए के समान है। वो कि स्त्री वो एक माँ ही होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। स्त्री के बिना पुरुष का होना न होने के बराबर है। पुरुष का सम्मान, पुरुष का अस्तित्व नारी के सम्मान के साथ जुड़ा है। इसलिए हम सबको इस सम्मान के साथ जीना है तो स्त्री की सुरक्षा करनी होगी और उसका सम्मान करना होगा। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बिना दोनों के परस्पर सहयोग और प्यार के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक कविता पढ़ना चाहूंगा जो मजाज शायर की एक गजल है, जिसमें उन्होंने स्त्रियों को जागरूक होने की संवेदना को जिस प्रकार अपने शब्दों में बांधा है वो देखने योग्य है। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था। तो सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। तो सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन खुशी थोड़ी तो अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। खुशी थोड़ी तो अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। दुखों को मान किस्मत हार कर रहने से क्या होगा? दुखों को मान किस्मत हार कर रहने से क्या होगा? तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। ये पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पर मायूसी। ये पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पर मायूसी। तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। तेरी आंखों में आंसू है, तेरे सीने में है शोले। तेरी आंखों में आंसू है, तेरे सीने में है शोले। तू इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था। तो इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था। है सिर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची। है सिर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची। कभी तो आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। कभी आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तुम इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कब कहना चाहता है कि स्त्री अपने आंचल को एक परचम बनाए और अपनी आवाज को बुलंद करे। अब समय आ गया है कि स्त्रियों को अपने आंचल को परचम में बदलना है, आवाज उठानी है, जागरूक होना है, चुप नहीं रहना है, अत्याचार नहीं सहना है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। वो केवल आवाज दे, सरकार उसके साथ
खड़ी मिलेगी। और स्त्रियों की समझना चाहिए कि वे उनके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी के पास नहीं है। उनके पास इतनी ताकत है कि वे दुनिया की मानसिकता को बदल सकती हैं। अगर वे पुरुष को जन्म देकर उसे बड़ा कर सकती हैं, उसे ताकतवर बना सकती हैं, तो उसे जीने का सही मतलब भी बता सकती हैं और पुरुषों को वो रास्ता भी दिखा सकती हैं जिस पर चलकर प्रत्येक पुरुष पुरुष होने की मर्यादा की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। एक स्त्री एक माँ होती है, एक स्त्री एक माँ होती है जो अपने बच्चों की उंगलियों को पकड़कर सफलता की सीढ़ी पर ले जाती है या चढ़ाती है और उसे एक सफल मनुष्य बनाती है। इसलिए हम सबका ये प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है कि हम स्त्री का सम्मान करें और उनकी पीड़ा को, उनकी संवेदना को अपनी पीड़ा और अपनी संवेदना समझें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।